Be हो, Al हो, ठीक है, SN हो। ओके, अगर इनके ऑक्साइड होते हैं, और भी होते हैं लेकिन ये जो मेन है, ठीक है, एल्युमिनियम तो आता ही आपको पता ही है, अगर इनके ऑक्साइड हैं बेटा, ठीक है, तो ये काउंट होते हैं एम्फोटेरिक में। किस में काउंट होंगे बेटा? एम्फोटेरिक में। मैंने आप लोग को शॉर्टकट बताया था पंजाबे अली, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको SN को अगर यहाँ से हटाओ तो Ga, फिर यहाँ पे मैंने लिखा था SN, और उसके बाद मैंने क्या लिखा था? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखेंगे, पंजाबे अली गाना सुनावे कार में, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए बेटा? +3। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, फिर वो ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है? फिर वो ऑक्साइड बना रहा है, तो वो ऑक्साइड कैसा होगा? कैसा होगा? एम्फोटेरिक इन नेचर। तो अगर Pb का ऑक्साइड है लेड का, Zn का हो, Be का हो, Al का हो, Ga का हो और Sn का हो, ठीक है। तो Be आपको ये पता है ना, Al2O3 पूछता है क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोटबुक पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। Al2O3 का ऑक्साइड, ओके, अगर ये Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड है तो ये बेटा कैसा होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर, ओके। एक और आपसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन देखिए BeO के बारे में, ओके। हमको ये पता है कि सेकंड डे के जो ऑक्साइड होते हैं बेटा, सेकंड डे के जो हमारे पास ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे? सेकंड डे का ऑक्साइड टिपिकली कैसा होना चाहिए था? एसिडिक होना चाहिए था। अब बाद में देख लेंगे कि कौन सा कैरेक्टर ऊपर जाने पे बढ़ता है, कौन सा कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ता है, लेकिन BeO का जो बिहेवियर होता है वो बेटा कैसा होता है? एम्फोटेरिक। अब आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि क्या इनका कोई ऑक्साइड तो नहीं है मेरे क्वेश्चन में। अगर इनका कोई ऑक्साइड है मेरे क्वेश्चन में तो वो एम्फोटेरिक इन बिहेवियर होगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो पंजाबे में Pb, ये कैसा होगा बेटा? एम्फोटेरिक। ये कैसा होगा? एम्फोटेरिक। अभी जो मैंने आपको बताया था उसी से आपको करना है, ओके। ये भी कैसा होगा? एम्फोटेरिक, ओके। ये भी कैसा होगा? एम्फोटेरिक। अब कैसा होगा देखो, Sn, Zn और Pb, कौन सा? Sn, Zn और Pb। इस स्लाइड पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा, Pb आपको मिल गया है, Zn मिल गया है और कौन मिल गया है? Sn, ठीक है। तो ये तीनों कैसे हो गए? एम्फोटेरिक। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। बाकी दो तो सही हैं, ओके, बाकी दो तो सही है, तो तीसरे के ऑक्साइड के बारे में उसने पूछा है। तो ये देखो, ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक, और ये कौन सा है? एसिडिक। यानी इन तीनों लोगों से कौन सा डिफरेंट है? तो ये, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इजी क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ ये जेई का लेवल 0 क्वेश्चन है तो हाँ, इसको लेवल 0 पे ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे रहा है जेई में तो आप लोग बहुत लकी हो, ये मतलब, और ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने होते हैं, ठीक है। शॉर्टकट है इसका, नोट कर लो, ओके। ये लेवल 0 इस पे आपको नहीं करना है, आप इसके लिए ये जो रेफरेंस है, इस रेफरेंस को आप लोग बस नोट कर लीजिए, ओके। अभी के लिए आप लोग को ये याद रखना है कि PbZn, अब ये है, अब ये कैसा है? ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, ये फैक्ट्स है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये तो मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल है तो इसको मेटल के ऑक्साइड को मैं एसिडिक बोलूँगा। नहीं नहीं नहीं, ये फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स पे आपको अपने ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ओके, कूल। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, इसमें कोई आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो इसको मैं हटाता हूँ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखना, एक बहुत गजब का क्वेश्चन है जो जेई में आया हुआ है और ये एनसीईआरटी में भी है, लेकिन एनसीईआरटी में लोग इसको स्किप कर देते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन ये तो हो ही जाएगा, लेकिन उसने जेई में पूछ दिया था। उसने पूछा था इफ BF, मतलब BF का मतलब एक बोरॉन है और एक क्या है? फ्लोरीन है। BF बॉन्ड लेंथ, if BF bond length in isolated condition if BF bond length in isolated condition 144 पिकोमीटर, ओके। ये हमारा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का जो डेटा दिया हुआ है उसने बोला है कि BF का बॉन्ड लेंथ आइसोलेटेड कंडीशन में 144 पिकोमीटर है। तो उसने क्वेश्चन पूछा था, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, व्हाट इज द
BF बॉन्ड लेंथ इन BF3। ओके, व्हाट इज द BF बॉन्ड लेंथ BF3। अच्छा, आप लोगों को अगर डेटा में उसको कुछ चेंज करना होगा, ठीक है, तो वो इसको चेंज कर सकता है, ठीक है, इसको हो सकता है चेंज करके कोई और वैल्यू दे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जिससे आपको सॉल्व करना है। या फिर आपको ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि बोल सकता है कि BF की बॉन्ड लेंथ BF4 माइनस में, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। तो ये बोला है कि व्हाट इज द BF बॉन्ड लेंथ इन BF3, ठीक है। तो हमारे पास बेटा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मेरे पास, ओके, जो मेरे पास पहला ऑप्शन है वो है मेरा 144 पिकोमीटर, ठीक है। जो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है वो है मेरे पास 160 पिकोमीटर, ठीक है। और जो मेरे पास तीसरा ऑप्शन है वो है, आप बना लो 180 पिकोमीटर, ठीक है। और जो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, वो ये बोल रहा है कि 130 पिकोमीटर। ये एक प्रोबेबल उसने दिया हुआ है, ऐसा उसने फैक्ट इफ लगाया हुआ है, तो इफ का मतलब आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उसको पूछने के कितने तरीके हो सकते हैं, आपको ये भी देखना है कि क्या है, सिंगल चॉइस या मल्टीपल चॉइस में भी तो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आपको सारे प्रोबेबल आंसर इसको देखना हुआ है। ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिलैक्स करके इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला टेक्निक ये बोल रहा है कि BF बॉन्ड लेंथ इज आइसोलेटेड कंडीशन। अब सर आइसोलेटेड कंडीशन क्या होता है, अगले स्लाइड पे आपको बता रहा हूं, देखो। आइसोलेटेड कंडीशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ये बॉन्ड है BF, ठीक है, इस पे ना ही कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रही है और ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। इसका मतलब यह है कि इस बॉन्ड में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। डिस्टरबेंस का मतलब समझ रहे हो कि इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई अदर फोर्स नहीं है। बस आपको ये समझना है कि इसको डिस्टर्ब कोई नहीं करना, ये जैसा है वैसा है। ना ही इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और ना ही इस पे कोई इंटरनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। इन दोनों पे ना तो इंटरनल लग रहा है, ना एक्सटर्नल लग रहा है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ना मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ना ही इसमें डिस्टरबेंस है। इसे बोलते हैं आइसोलेटेड कंडीशन। जैसे आप घर में, आजकल का वर्ड आप लोग को पता होगा, क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब क्या होता है, आइसोलेशन में चले गए, या ना किसी से कोई मतलब है, ना कोई आपको डिस्टर्ब करने आ रहा है, ना किसी को आप डिस्टर्ब करने जाओगे, ठीक है, यानी किसी के कांटेक्ट में नहीं आओगे। तो ये होता है आइसोलेटेड कंडीशन, ठीक है। आइसोलेटेड इनऑर्गेनिक का बहुत ही माना जाना शब्द है, ओके। अब आओ इस क्वेश्चन पे, ये बोला इफ BF बॉन्ड लेंथ इज आइसोलेटेड कंडीशन, यानी नॉर्मल आइसोलेटेड कंडीशन में BF का इसने बॉन्ड लेंथ दे दिया 144 पिकोमीटर, कोई डेटा दे दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि व्हाट इज द BF बॉन्ड लेंथ इन BF3। इसने क्या किया है बेटा, मॉलिक्यूल आपको दे दिया है BF3। तो सबसे पहले यहीं पे पूरा क्वेश्चन यहीं पे छिपा हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि BF बनाते हैं। तो B है, ये F है, BF का बॉन्ड सब बन गया है, ओके। अब देखो ऑक्टेट थियरी ये बोलती है कि इस पे 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है तो नहीं ना, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है कितना, 6। अब इन 6 को 8 में कन्वर्ट करना है, यानी ऑक्टेट थियरी क्या बोलती है कि ये मेरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर 8 से ज़्यादा हाई है तो इसे बोलते हैं हाइपर वैलेंट, ठीक है। और 8 से अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो इसे क्या बोलोगे बेटा, हाइपोवैलेंट। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक बॉन्ड में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये स्टेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है बैक बॉन्डिंग। क्या होता है, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अपने नोट्स आप लोग ओपन करिएगा और देखिएगा बैक बॉन्डिंग जो मैंने आपको बताया, सबसे पहला ही एग्जांपल यही बताया है। बैक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग का कंडीशन क्या होता है, सारी बातें मैंने बताई हुई है। कि थियरी तो ये बोलती है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो तभी स्टेबल होगा, जैसा CH4 ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ते होंगे, CH4, ठीक है, कि कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं बेटा, बॉन्डिंग में गए हैं। तो ये क्या बोलते हैं ऑक्टेट थियरी कि ये स्टेबल है, लेकिन इसके पास 2 4 6 है, फिर भी ये स्टेबल है। क्यों है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग में होता क्या है, बैक बॉन्डिंग का जो फीचर होता है, बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर हल्का हल्का जनरेट होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है। आंसर आ गया है, ठीक।
आंसर ये आ गया कि नॉर्मल जो BF बॉन्ड लेंथ था मेरा, ठीक है, वो ये बोल रहा था BF, यानी वो किस बात कर रहा था, सिंगल बॉन्ड पे, कि ये बेटा सिंगल बॉन्ड है। और इसमें कौन सा बॉन्ड जनरेट हुआ है, इसमें बॉन्ड जनरेट हुआ है डबल। ओके, तो आपको ये पता है कि अगर A और A के बीच में, इधर देखो, अगर A और A के बीच में, या A के साथ आप B रख दो, ठीक है, A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और A और B के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो आपको बॉन्ड लेंथ अगर बताना हो तो आपको ये पता है कि A और B के बीच का जो सिंगल का बॉन्ड लेंथ है वो A और B के बीच के डबल के बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होगा। इतना तो क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हुआ है। जो बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड में होगा उससे इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, इतना तो फिक्स है कि कम होने वाला है। आइसोलेटेड कंडीशन में जो बॉन्ड लेंथ था उससे ये बॉन्ड लेंथ कम होने वाला है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन पे जाइए। डेटा याद करना है, नहीं याद करना है, आपको अपने ऑब्जर्वेशन से करना है। हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है 144 पिकोमीटर। अरे हाँ या ना, दिया है ना 144 पिकोमीटर। तो आपको क्या करना है, देखना है। अब देखो 144 पिकोमीटर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है क्योंकि आइसोलेटेड कंडीशन में और BF का जो बॉन्ड लेंथ BF3 में है बराबर तो हो नहीं सकता, क्लियर कट बात है, ये तो होगा नहीं। मैंने बताया कि ये जो है इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही तो बॉन्ड लेंथ क्या होने वाला, कम, ये तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ये तो वैसे ही गलत है। और तीसरा क्या है, ये भी गलत। तो एक ही हमारे पास जो ऑप्शन है वो बोल रहा है 130 पिकोमीटर, बस एक ही ऑप्शन 144 से कम है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, मेरा ये आंसर क्या है बेटा, डी, यानी ये जो मेरा आंसर है वो है 4। समझ में है ये छोटे से क्वेश्चन के पीछे कितनी बड़ी थियरी है। ठीक है, अभी बैक बॉन्डिंग बताने लगे तो 2 से 3 दिन लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के इतने ज्यादा फीचर है, जेई एडवांस लेवल का, नीट वगैरह का नहीं। ठीक है, वो तो कुछ नहीं होता है। ओके, अगर मैं जेई की बात करूं और जेई के एडवांस की, तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है बैक बॉन्डिंग, और हर साल इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी ईयर में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि कैसे ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है, यहीं पे मैं चेंज कर रहा हूं, इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं, नीचे वाला स्टेटमेंट सेम रहेगा। नोट कर लिए होगे अभी तक। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में बोलेगा ये, बस थोड़ा सा इसको एडिट करूंगा। इफ BF बॉन्ड लेंथ इन BF बॉन्ड लेंथ इन BF4 माइनस, ठीक है, ऐसे करके उसने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, यहां पे इफ लगा दिया है कंडीशन में। इफ BF बॉन्ड लेंथ इन BF4 माइनस 144 पिकोमीटर, व्हाट इज द BF बॉन्ड लेंथ इन BF3। अभी भी आंसर वही है। एक ही क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो सर इसके लिए भी आंसर ऐसा क्यों, यही सही है। देखो सॉल्व करने का तरीका अगला। ठीक, ओके, ये आइसोलेटेड कंडीशन तो समझ गए तुम लोग। अब यार इस तरीके में आओगे, देखो BF4, ये देख लो BF4 जैसे ही माइनस मैंने लिखा हुआ है BF4 माइनस, तो यहाँ पे बोरॉन है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, और फ्लोरीन पे क्या हो जाता है बेटा, एक माइनस चार्ज। ओके, आपने ये भी देखा होगा, एक आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, वहां से आप लोग करते हो गए H3BO3, याद है, BOH का थ्राइस, ये क्या है बेटा, BOH का थ्राइस, ये भी एक बैक बॉन्डिंग का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे करके भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें आप लोग को एक सिंगल बॉन्ड दिखेगा, अरे दिखेगा कि नहीं, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, बस एक ही क्वेश्चन पूछने के वो 2 तरीके, तो उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने आप लोग को हिंट दे दिया है। ठीक, तो इजी है ये, इसमें कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूं तो आप तो बता सकते हो ना कि सर 1 2 3 4 यानी क्या हो जाएगा बेटा, ये sp3, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है ये। ओके, देखो
कितना इजी क्वेश्चन था ये, आपसे इसमें पूछ दिया वही जो सेम कंडीशन था, उसमें भी आइसोलेटेड में भी सिंगल बॉन्ड के बारे में बात कर रहा था और इसमें भी किस में बात कर रहा है, वो सिंगल बॉन्ड के बारे में। ओके, तो ये सब कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन के मैं हिंट दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करिएगा, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको कैसे देखना होता है उन सारे क्वेश्चन को। ओके, पहला आपको क्वेश्चन देखना होता है S3BO3 जो मैंने आप लोग को बताया। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है किसका, बैक बॉन्डिंग का। कभी कभी ऐसा लिखा होगा, देख लेना, BOH का थ्राइस, S3BO3 BOH का थ्राइस सेम ही है भैया। देखिएगा यहाँ पे बोरॉन है क्या, हाँ है। यहाँ OH है क्या, हाँ है। यहाँ OH है क्या, हाँ है। तो ये क्या है, H3BO3 है। वीक मोनोबेसिक एसिड होता है ये, आप लोग को पता है, ये पूछा गया है, इसकी बेसिसिटी भी पूछी गई है। तो एक बेटा ये हो गया, ठीक, H3BO3। ओके, दूसरा आपसे पूछा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में। ओके, ये भी किसका एग्जांपल होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, बैक बॉन्डिंग के बारे में। इनऑर्गेनिक बेंजीन किसका एग्जांपल है, बैक बॉन्डिंग के बारे में। इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला भी पूछा गया है जेईई में आप लोगों से, ठीक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। और भी बैक बॉन्डिंग के अगर मैं एग्जांपल देना शुरू करूं तो आपके पास BF3 है ही है, BCl3 भी आपके बैक बॉन्डिंग के एक एग्जांपल में चला आएगा। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे CCl2 आप लोगों ने इसका थोड़ा बहुत यूज ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, तो वहाँ से भी करके आप लोग को चला आता है। ओके, तो बैक बॉन्डिंग देखिएगा। ओके, एक बात और मैंने बताई है कि जो बैक बॉन्डिंग से नहीं स्टेबल होते हैं बेटा, वो किससे स्टेबल होते हैं, वो ब्रिज बॉन्डिंग से स्टेबल होते हैं। अब जो ब्रिज बॉन्डिंग से स्टेबल होने वाला है उसके लिए तो अलग कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। जैसे मान लो BH3, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, क्या नहीं भैया, इसमें बैक बॉन्डिंग, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं इसमें बैक बॉन्डिंग, तो बेटा बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन BF3 में बैक बॉन्डिंग होगी। तो पूरा थियरी आप लोग देखिएगा, मैं एक दिन टाइम लेके इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। लेकिन यही B2S6 में एग्जिस्ट कर जाता है, आपने ये भी पढ़ा हुआ है BH3 की अपने इसमें मोनोमर नहीं अपने डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके पीछे भी आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो है बैक बॉन्डिंग नहीं ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो अपने पहले BB से स्टेबल नहीं हुआ वो अपने कौन से BB से स्टेबल होगा, दूसरे से। यानी जो बैक बॉन्डिंग से नहीं स्टेबल होता है वो किससे स्टेबल होता है, ब्रिज बॉन्डिंग से, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग देखो हर जगह आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में हर जगह आपसे बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग पूछ लेगा और बोलेगा भैया सॉल्व करके मुझको दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप लोगों से बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिए, बैक बॉन्डिंग एंड ब्रिज बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पूछा गया, यहाँ पूछा गया है। ओके, अभी चलो मेन स्लाइड में चलते हैं। तो मेन मेरा ये था, ऐसे ही करके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है, कोई भी टेंशन है क्या इस क्वेश्चन में, कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़े क्लासिकल क्वेश्चन ये माने जाते हैं। अगर देखो अगर उसने प्यार से पूछा आपसे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसने थोड़ा भी चाहा कि लेवल बढ़ा दो, जैसे जेईई मेंस में तो ठीक है, जेईई मेंस में तो कोई इतना टेंशन होता नहीं है, आराम से भी करोगे तो क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन अगर जेईई एडवांस में वो गया तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा रहता है आप लोगों के पास कि आप लोग एक बार फिर उसको पलट के देख भी सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन सही किया हो, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया हो, यानी वहाँ पे रिपीटेशन के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आइए बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल का। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग है मिनिमम मतलब समझ गए ना, कम बॉन्ड एंगल। ये एक सिंबल होता है बॉन्ड एंगल का, अगर ऐसे आपको बना है तो इसको आप लोग क्या समझेंगे, बॉन्ड एंगल, ठीक है, मिनिमम बॉन्ड एंगल। ओके, अब देखो आपके पास जो ऑप्शन है वो है मेरे पास H2O है पहला ऑप्शन, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है मेरे पास H2S, ठीक है।
और ऑप्शन नंबर जो मेरे पास 3 है वो मैं अमोनिया ले लूँ क्या? चलो ठीक है, अमोनिया ले लो। ओके, अगर ऑप्शन नंबर 4 पे आपको जाना है तो एक, अगर हाइब्रिडाइजेशन के भी हिसाब से चल रहे हो तो आप CH4 ले लो। किसको ले लो? CH4 को ले लो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें लोग गलती कहाँ करते हैं उन सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, दूसरी चीज है कि आपको सबका बॉन्ड एंगल याद है। आपने ऐसे क्वेश्चन इतने बार किए हुए हैं कि आपको कोई चांस ही नहीं है कि बॉन्ड एंगल आप गलत करो। ठीक है, चलो कुछ के बॉन्ड एंगल आपको किसके किसके याद हो सकते हैं जो मुझे लगता है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, CH4 का बॉन्ड एंगल आपको याद होगा कि 109.28 हो। अब ये कैसे याद होगा सर? याद करना ही, ऑर्गेनिक में इतना ज़्यादा पढ़ते हो। इनऑर्गेनिक का पहला ही क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन का CH4 पे ही स्टार्ट होता है, तो इतना आपको पता है। उसके बाद तुरंत जो टॉपिक आता है VSPR, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, वहां से आपको पता है कि अमोनिया का एंगल अप्रोक्सीमेटली 107 होता है। इतना तो आपको पता ही है कि अमोनिया, यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं, तो आपको इसको भी पता है कि इसका एंगल 104.5 होता है, अप्रोक्सीमेटली 105 भी कभी कभी इसका आंसर लिखा रहता है, तो वो ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर लेके उसने कर दिया। ये इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, अगर मैं बोलूँ अप्रोक्सीमेटली 92 डिग्री, तो हाँ सही है, मैं इंटीजर में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 91 पॉइंट समथिंग होता है, तो 92 मैंने लिख दिया H2। तो अगर आपसे पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड एंगल, तो कौन मिला हमको? H2S। ओके, अब इसको आप कैसे जानोगे? तो इसके लिए आपको क्या रेफर करना पड़ेगा बेटा? ड्रैगोस रूल। कौन सा? ड्रैगोस। ओके, आपको जैसा लगता है वैसा दिखता नहीं है। ये किससे आता है बेटा? ड्रैगोस रूल से। ये दोनों किससे आते हैं? VSPR से, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी से। CH4 तो नॉर्मल सा है, नॉर्मल सा बॉन्ड है, नॉर्मल सी चीजें हैं। ठीक है, तो ये चलो ये तो ठीक है। इसमें एक बार का जो आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जस्ट उस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया कि आपको अलग अलग आपको पता लग जाए। ठीक है, उसने एक और क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, इसके लिए आप ड्रैगोस रूल को रिफर करेंगे। ठीक है, H2S के बारे में अगर जानना हो, PH3 के बारे में अगर आपको जानना हो बेटा, किसके बारे में? PH3 के बारे में, तो इसके लिए भी किसको आपको रेफर करना पड़ता है? ड्रैगोस रूल को। ओके, और उसके नीचे उस ग्रुप के जितने हाइड्राइड हैं सबके लिए आपको ड्रैगो रूल का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आएगा। तो मिनिमम बॉन्ड एंगल पूछा है तो H2S के बारे में पूछा है। कूल, ठीक है। अब देखो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पूछता क्या है। ठीक है, वो आपसे ऐसा कुछ पूछ लेगा, बड़े स्मार्ट होते हैं। ठीक है, और ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। वो पूछता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो कैसे पूछेगा? बोलेगा CH4 दे देगा आपको, एक PH3 दे देगा, ठीक है, और OH2 दे देगा, और दे देगा आपको NH3। H2S भी दे सकता है। चलो H2S वाले पे ही करा दे रहा हूँ क्योंकि H2S ही मैंने लास्ट में कराया है। तो अब इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपसे पूछ लेगा। बहुत स्मार्ट प्ले करता है। स्मार्ट प्ले ऐसे करेगा वो कि वो आपको ऐसा दिखाएगा कि सब लोग sp3 के तरफ टेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होता है और किस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। आपको रूल पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल देखा और हाइब्रिडाइजेशन निकालना शुरू कर दिया। तो इसमें बॉन्ड एंगल अगर आपके बारे में बात किया जाएगा अरेंज करने का, तो CH4, उसके बाद कौन आता है? अमोनिया। इसको कुछ और तो नहीं समझ रहे हो ना, ये H2O ही है, OH2 में लिखा गया है हाइड्राइड के फॉर्म में। जैसे इसको कभी कभी वो SH2 लिख देता है, तो ऐसा नहीं समझ जाना कि ये कोई और मॉलिक्यूल है। H2S, इसका H4C नहीं लिखेगा। ठीक है, ये उसके बाद मेरे पास कौन मिलेगा? OH2, उसके बाद कौन मिल जाएगा? H2S या S। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में एडिट करके किसको डाल सकता है? हो सकता है कि PS3 को डाल दे। अगर PS3 को बेटा अगर डाल देगा PS3 को, तो PS3 को डालेगा तो आपको क्या करना होगा? PS3 को डालेगा तो सबसे पहले आपको PS3 का बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 93.5 डिग्री होता है। क्यों होता है? ड्रैगोस रूल। ठीक है, अगर आप लोग चाहोगे तो ड्रैगोस रूल को एक बार मैं और बता दूंगा, हालांकि वो सारी बातों को मैंने आपको बताया हुआ। ठीक है, ये दोनों देखो आपको कौन कौन से टॉपिक, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए किस में होता है किस में नहीं होता है। ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपको लाइफ में प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो बेटा एक मिनिमम टॉपिक है ना जो आपको पता होना चाहिए। ये आपने कैसे याद किया? आपको फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक, एक और क्वेश्चन आप लोग देखेंगे
और उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ये तो क्वेश्चन आप लोग का हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो एक जो और क्लासिकल क्वेश्चन आता है बेटा वो देखना, बेंजीन। बेंजीन को आपने देखा होगा बड़े प्यार से, ठीक है। इसके हाइब्रिडाइज बोलता है कि ईच कार्बन क्या होता है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ओके, इसी के एक बड़े भैया होते हैं, तो बड़े भैया के बारे में इनके डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये आ गया, ये ओके, यहाँ पे ये तो बेंजीन हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बेंजाइन में। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें पूछता है कि ईच कार्बन, अब उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, ठीक है, कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है। तो ये मैंने जस्ट आपको लास्ट लेक्चर में किया था कि जो इसका ट्रिपल बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, इसलिए उस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 ही होगा। तो इसमें भी आप लोगों को sp2 ही बताना होता है। क्यों बताना होता है, मैं लास्ट लेक्चर रेफर करना, लास्ट लेक्चर पे मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से आपको बताया है कि sp2 इसका क्यों sp2 ही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से जाओगे तो आपको दिखेगा कि सर इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि sp क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देख लो, अगर तुम sp हाइब्रिडाइज इसको करना चाहते हो, ठीक है, अगर तुमने मान लिया कि सर ये sp है, हालांकि ये तो होता है sp2, लेकिन अगर तुमने जैसे बोला कि sp है ये, जो कि गलत है, तो sp है तो sp का बॉन्ड एंगल किधर जाएगा, sp का जो बॉन्ड एंगल होता है 180 की तरफ टेंड करता है। यानी अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए तो होना कैसा चाहिए था, लीनियर, यानी ये मॉलिक्यूल अगर ऐसा ना हो कि ऐसा होना चाहिए था, ये देखो, ठीक, यहां यहां और यहां और यहां। ओके, लेकिन एक्चुअली एग्जिस्टेंस पे आप लोग को पता है, इतना तो ऑर्गेनिक आप लोग को आता ही है। ओके, तो यहां से करके आप लोग बताएंगे कि नहीं भैया ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस में नहीं होता। अगर sp है तो यानी एंगल उसका टेंड करना चाहता है। देखो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ अफवाहें हैं जो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उसके बाद उसका बॉन्ड एंगल बताते हैं। अरे बताते हो कि नहीं, पहले हाइब्रिडाइजेशन बता देते हो फिर उसका बॉन्ड एंगल बता देते हो, लेकिन नहीं, इसका काम उल्टा चलता है, निकालते किसी और तरीके से, कॉन्सेप्ट कुछ और है। कॉन्सेप्ट ये है कि बॉन्ड एंगल डिसाइड करता है कि आपका हाइब्रिडाइजेशन किस तरफ जाने वाला है। ओके, तो ऐसा कोई अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि आप लोग को समझने में इन सब चीज़ों में। तो देखिएगा थोड़ा सा प्यार से अगर आप लोग देखेंगे इन सब चीज़ों को तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज होता है, कैसा हाइब्रिडाइज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग, ये बेंजीन है तो वहाँ पे इनऑर्गेनिक बेंजीन जस्ट मैंने आप लोग को बताया था कि आपको कैसे करना होता है। तो इन सब चीज़ों पे आप खास ध्यान दीजिएगा और आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज आपके थे। ओके, और क्वेश्चन जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि आपको डिस्कस करना है, उस क्वेश्चन आपको वीक है उस टॉपिक पे, तो आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन करा दे। कुछ लोगों को इन सब चीज़ों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, उन सब चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। चलो होमवर्क भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, होमवर्क में आप लोग क्या देखोगे, आप शेप देखने की कोशिश करना, किसका, BF3 का, ठीक है, I3 माइनस का, ओके, N3 माइनस का, ठीक है, और आप किसका शेप बताओगे, BCl3 का तो बता ही गया, BF4 माइनस का। ठीक है, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन जितना इंफॉर्मेशन है आप लोग सब इस पे कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा बेटा। ठीक है, BF3 I3 माइनस, और एक होता है बेटा IF7, ये भी पूछता है, PF5 होता है, ठीक है, PCl5 होता है, PCl3 होता है, ठीक है, और उसके बाद PF3Cl2 होता है। इन लोगों का हाइब्रिडाइजेशन और शेप आप लोग कोशिश करिएगा। एक आता है SF4, ये बड़ा पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, सीसॉ आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कभी कभी इसका भी पूछ देता है SO4-2 का, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप पे आप डिस्कस करेंगे। ओके, मजा आएगा। अगले लेक्चर में आप लोग याद रखिएगा इन सब बातों को, कुछ बातें और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा।